गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 18 सितंबर है, तब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स मेनली डिस्कस करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। इसी दिन इन्होंने एक पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, इसके बारे में हम देखेंगे। भारत में पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी सेंटर स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। और जो मॉर्निंग कंसल्टेंट एजेंसी है उसने विश्व के शीर्ष नेताओं की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप पोजीशन हासिल की है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा ये, आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मिस इंडिया इंटरनेशनल किसको चुना गया है? तो मिस इंडिया इंटरनेशनल किसे चुना गया है ये आपको बताना है दोस्तों। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रवीणा अंजना, रश्मि खन्ना, अंजलि गुप्ता और विजय लक्ष्मी। इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अब हम 18 सितंबर की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कौन कौन से पास्ट में महत्वपूर्ण इवेंट्स आज ही के दिन हुए हैं। तो 1180 में फिलिप अगस्टस फ्रांस के राजा बने थे। अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा 1803 में आज ही के दिन मतलब 18 सितंबर को किया था। चिली ने स्पेन से अलग होने की घोषणा आज ही के दिन की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है, एक फेमस न्यूज़पेपर है अमेरिका का, वो उसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। हॉलैंड में आज ही के दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1961 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण आज ही के दिन किया था। नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में आज ही के दिन स्वीकार किया था। आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। 1988 में बर्मा का संविधान आज ही के दिन रद्द किया गया था। अगरतला और ढाका के मध्य पहली बस सेवा आज ही के दिन आरंभ हुई थी। अब हम देख लेते हैं 18 सितंबर को जन्मे कुछ फेमस व्यक्तित्व कौन कौन है। तो इसमें से सबसे प्रमुख है भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री शबाना आजमी जी। उनका जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री सनाया ईरानी का जन्म भी आज ही के दिन 1983 में हुआ था। मॉरिशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर जनरल शिव सागर रामगुलाम का जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। 18 सितंबर को हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में देखते हैं। अब हम बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राजनारायण बोस का निधन आज ही के दिन 1899 में हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अधिवक्ता जोसेफ बैप्टिस्टा का निधन 1930 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी तारंगधर दास का निधन आज ही के दिन हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी शास्त्री भगवान दास का निधन आज ही के दिन 1958 में हुआ था। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल मुद्दे प्रमुखता में रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो पहले हम देख लेते हैं कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं कौन। तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। जब ये अभी G20 के दौरे पर थे, उसके बाद में ये एक दिवसीय भारतीय दौरे के लिए रुके थे। G20 बैठक के बाद में तब भारत और सऊदी अरब के मध्य एक टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति बनी थी। तो ये इसके $200 अरब के
संयुक्त इस निवेश के ऊपर टास्क फोर्स गठित करने के लिए बनी थी। इसके ऊपर 2019 में हस्ताक्षर हो चुके थे दोस्तों, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। इसमें तेजी लाने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व भारत के मध्य किस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी है? तो जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है दोस्तों, वो भारत और सऊदी अरब के मध्य प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य सहमति बनी है। वेस्ट कोस्ट कहां पे है? ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी यह महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो नजमा अख्तर जी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो नजमा अख्तर जी हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं दोस्तों। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसकी वाइस चांसलर हैं अभी ये। तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही है। अगस्त 2023 में यह कितनी रही? तो यह अगस्त में रही है 0.52। इससे पहले पिछले मंथ में यह थी -1.32% थी, और जो अगस्त है उसमें यह 0.52% रही है। लीबिया के डरना शहर में मृतकों की संख्या कितनी पहुंच गई है? आपने लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो हमने बताया था कि उस टाइम पे ऑफिशियल डाटा दोस्तों 5,000 लोगों की मौत का था और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग लापता थे। तो जो अभी रिपोर्ट जो आई है उसमें कुल 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह डरना कहाँ पे है? ये डरना शहर यह लीबिया में है, और यह डरना नदी पर हुआ। डरना नदी में नदी के बांध टूटने की वजह से यह तबाही आई है। ठीक है दोस्तों, तो 20,000 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? तो जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी बनाई है अभी हाल ही में, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो उत्तराखंड के द्वारा सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। किस देश की संसद ने 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया कि ये शव एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? तो जो मैक्सिको की संसद में दोस्तों यह पेश किया गए थे ये 2 शव, और जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह लगभग 1000 वर्ष पूर्व पुराने एलियंस के शव हैं। इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये शव एलियंस के ही हैं या नहीं, लेकिन वहाँ की संसद में पेश किया गया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ डाटाज उनके पास होंगे। तो ये मैक्सिको की संसद में पेश किए गए हैं। अब हम कुछ स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने अपने नाम किया? तो सैफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, साउथ एशिया
फुटबॉल फेडरेशन, सैफ की फुल फॉर्म है। इसका खिताब भारत ने अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो एशिया कप विजेता भारत बना है दोस्तों। कल ही इसका फाइनल हुआ था। कहाँ चल रहा है एशिया कप? एशिया कप श्रीलंका में हो रहा था। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। श्रीलंका कुल 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी। और जो मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? कुलदीप यादव मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो योजनाएं लॉन्च की थी उनके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है क्या। इस योजना का मकसद बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार, लोहार या ऐसे कामों में लगे लोगों के उत्थान, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने और लाभ प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने का यह एक प्रयास है। इसमें कुल 18 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। 18 व्यवसाय इसके अंतर्गत विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ एकीकृत हों। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 15,000 रुपए के टूल किट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। ये भी केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा आम बजट 2023-24 में ही कर दी थी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। तो अब देख लेते हैं इसमें कुल कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। आप क्वेश्चन बनता है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। तो विश्वकर्मा योजना के तहत कुल 18 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कौन कौन से व्यवसाय हैं? बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले कुल 18 व्यवसायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या है मुख्य उद्देश्य? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना इस योजना का उद्देश्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला, शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपराओं, संस्कृति, विविध विरासत को जीवित रखना और समृद्ध रखना भी है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई थी। तो कब लॉन्च की गई थी विश्वकर्मा योजना? 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी। इस दिन क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को ही होता है।
और इसके तहत जो पंजीकरण किया जाएगा दोस्तों वो निःशुल्क रहेगा। इसके बाद में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि का भी उद्घाटन किया है। तो यशोभूमि है क्या? यशोभूमि दिल्ली के द्वारका में बना एक कन्वेंशन सेंटर, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है दोस्तों, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल किया गया था। तो कहां बना है ये? द्वारका में बना है ये। द्वारका कहां पे? द्वारका दिल्ली में बनाया गया है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहां पे है? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका दिल्ली में है। यशोभूमि पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का मुआयना भी किया। यशोभूमि विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी इसमें की जा सकेगी। यह दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा स्थलों में से एक है। तो जो अभी कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो यह विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। यह करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बना हुआ है दोस्तों, और इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं। इसमें मुख्य सभागार, भव्य वॉलरूम और 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। इसमें कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया स्क्रीन भी लगा हुआ है। इसके मुख्य सभागार में करीब 6,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? अब भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर द्वारका दिल्ली में है, और उसका नाम क्या है? यशोभूमि। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारत के पहले ट्रांसजेंडर ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। तो यह कहां पे हुआ है? राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कहां पे? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ट्रांसजेंडर ओपीडी सेवा की शुरुआत कहां पे हुई है और कौन सी हॉस्पिटल में हुई है? तो आपका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर को हुआ है दोस्तों। साथ ही इसमें रविवार को एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शुक्ला ने शुक्रवार को इस बाबत कहा था कि विशेष ओपीडी सेवा हर शुक्रवार को 2 से 4 बजे तक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसके लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए यहां हार्मोन विश्लेषण, मुफ्त हार्मोनल इलाज, एंड्रोक्रोनोलॉजी, मनोचिकित्सक, प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा ओपीडी में उपलब्ध रहेगी। साथ ही त्वचा विज्ञान, मूत्र विज्ञान, बाल चिकित्सा व ब्लड टेस्ट की सेवाएं ओपीडी में उपलब्ध रहेंगी। बता कि कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था। इसके लिए जरिए कई कल्याणकारी प्रयासों को एक साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्टेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। मॉर्निंग कंसल्टेंट कहाँ की एजेंसी है? ये अमेरिका की एक कंसल्टिंग एजेंसी है, जिसने विश्व भर के नेताओं की एक सूची तैयार की है कि कौन सबसे पॉपुलर है, और उसके लिए कुछ उसके मानदंड थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग दोस्तों 76% थी, और उनके आसपास विश्व के कोई भी लीडर्स नहीं थे। लगभग 49% के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा सेकंड पोजीशन पे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76 थी। तो इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में पॉपुलैरिटी में पहले स्थान पर विश्व लीडर्स में कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह रिपोर्ट कौन सी एजेंसी के द्वारा बनाई गई थी? तो यह रिपोर्ट
मॉर्निंग कंसल्टेंट एजेंसी अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। उन्हें 76% लोगों ने पसंद किया। यह सर्वे 22 वर्ल्ड लीडर्स पर 6 से 12 सितंबर 2023 के बीच में किया गया। इसमें जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक शामिल थे। ऐसे अनेक सर्वे हुए हैं जिसमें पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। वह दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक विश्व के अलग अलग देशों के शीर्ष पुरस्कार या उनके इक्विवेलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित करने वाले देशों में रूस, अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिजी, मालदीव, बहरीन, भूटान, पलाओ, पपुआ न्यू गिनी आदि देश सम्मिलित रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कल प्रमुख योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनकी कुछ डिटेल्स डिस्कशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए आप हमारे साथ डेली मॉर्निंग 6 AM जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।